हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द AVS चैनल। और आप सब लोग कैसे हो? होप कि अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ द RBI। मेन फंक्शंस डिस्कस करेंगे आज हम RBI के, क्या क्या काम करता है RBI। ठीक। और RBI जो है कैसे जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है इसका, मेंटेन इंटरनल वैल्यू ऑफ द करेंसी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये मेंटेन इंटरनल वैल्यू ऑफ द करेंसी। अगर आपने मेरे इन्फ्लेशन के लेक्चर्स देखे हों तो उसमें मैंने बड़े अच्छी तरह से बताया है कि कैसे जो है हमारी इंटरनल वैल्यू को जो है करेंसी की वो मेंटेन करता है आरबीआई। सिंपल सी बात है, जो भी क्रेडिट देता है उसके रेट्स को कंट्रोल में रखता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है जब भी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन होती है, और इन्फ्लेशन से जो है हमारे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर उसका पड़ता है। ठीक। तो इसलिए करेंसी की वैल्यू को जो है मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, इन्फ्लेशन ही कंट्रोल करता है। तो अगर आपने मेरी इन्फ्लेशन की वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप मेरी वो वीडियोस में देख सकते हो कि कैसे जो है आरबीआई करेंसी की वैल्यू को मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रिजर्व द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी के लिए मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक। ये भी वैसे इन्फ्लेशन से ही रिलेटेड है। सिंपल सी बात है, अगर आप, हमारी जो कंट्री है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, ठीक, सपोज कोई एक परफ्यूम बना रहा है इंडिया, ठीक, और उसको बनाने की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है, और वो क्या करते हैं, और हम मान लेते हैं कि $1 की वैल्यू भी 50 रुपीज़ है। तो इंडिया क्या करता है, किसी कंट्री को, सपोज यूएस को जो है वो परफ्यूम जो सेल करता है, ठीक, $1 में। ठीक है। हमारे जो है यहाँ पे 50 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आती है। कॉस्ट का मतलब होता है उसको बनाने में जितना खर्चा आता है। ठीक। और उसको जो है यूएस को भेज देता है और उससे $1 लेता है। अब सपोज करो इंडिया में इन्फ्लेशन है। ठीक। इंडिया में अगर इन्फ्लेशन है तो उसकी कॉस्ट जो है हमें ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाएगी परफ्यूम की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे परफ्यूम की कॉस्ट हमें 50 रुपये पड़ रही है, इंडिया में इन्फ्लेशन है, वो जो परफ्यूम बनाने का रॉ मटेरियल है जिससे परफ्यूम बनता है उसकी कॉस्ट जो है एक एक दो दो रुपये इंक्रीज होगी, और उसकी जो है टोटल कॉस्ट पड़ी वो 55 रुपीज़ पड़ने लगी। ठीक। लेकिन हम यूएस से तो $1 ही ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो है डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू जो है क्या हुई, डाउन हुई, डिक्रीज हुई। ठीक। तो इस चीज को भी आरबीआई जो है मेंटेन रखता है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी को मेंटेन रखता है। कैसे मेंटेन रखता है, फिर जो है घूम फिर के बात आ जाती है इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके ही वो ये काम करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इश्यूअर ऑफ करेंसी। इश्यूअर ऑफ करेंसी, जैसे कि पॉइंट से ही पता चल रहा है कि नई करेंसी इशू करता है। इससे जो अगली मेरी वीडियो रहेगी वो जो है इश्यूअर ऑफ करेंसी पे ही रहेगी, कैसे जो है आरबीआई करेंसी प्रिंट करता है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंडर आती हैं, गवर्नमेंट के अंडर कौन सी आती है, उस चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक। तो इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देख सकें। इशू ऑफ करेंसी में करेंसी इशू करता है, नई करेंसी जितनी भी आती है उसका जो है कंट्रोल आरबीआई के पास रहता है, कितनी करेंसी इशू करनी है। ठीक। बाकी गवर्नमेंट भी करता है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कौन कौन सी करेंसी इशू करता है और आरबीआई कौन सी करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी। देखिए, जब भी करेंसी बनती है या फिर करेंसी मार्केट में आती है, कुछ करेंसी जो है ख़राब हो जाती है। कई बार जब करेंसी जो है बनाई जाती है, ठीक, प्रिंट होती है, उसी टाइम ख़राब हो जाती है। तो जो भी ख़राब करेंसी होती है उस करेंसी को जो है डिस्ट्रॉय करता है और उसी नंबर के जो है नए नोट्स प्रिंट किए जाते हैं। ठीक। देखिए, जो भी करेंसी प्रिंट होती है उस करेंसी पे, कोई भी नोट प्रिंट होता है उस पे नंबर होता है। ठीक। आप सबको पता है उस पे नंबर होता है। तो नंबर वाइज ही में पता चलता है कि हाँ भाई कौन सी करेंसी हमें क्या आरबीआई को
के पास जो भी रिकॉर्ड होता है वो नंबर वाइज ही होता है भी। जो करेंसी है वो कौन कौन सी मार्केट में चल रही है, कौन सी जो है फेक करेंसी है, ये कौन सी डिस्ट्रॉय करनी है, नंबर वाइज ही फिर वो नए नोट्स प्रिंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई देखिए कितनी मनी सप्लाई देनी है मार्केट में। फिर से वही घूम फिर के लेक्चर इन्फ्लेशन पे आता है, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इंक्रीज होने से जो लोग होते हैं, जो उस कंट्री के लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनकी जो है परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। खरीदने की क्षमता बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को खरीदते हैं और चीज़ों के दाम जो है बढ़ जाते हैं, इससे इन्फ्लेशन होती है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को एक कंट्रोल में ही मार्केट में भेजता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं जो हमारी देश की ग्रोथ में काम कर रही हैं, उनको फाइनेंस करता है। जैसे सपोज गवर्नमेंट को ही ले लेते हैं हम, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे सेक्टर्स को पैसा देती है उसको ग्रोथ करने के लिए। जो बहुत सारे निचले सेक्टर्स होते हैं जो मतलब प्रमोट नहीं हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पिछड़े वर्ग जिन्हें हम बोल देते हैं, उनको भी पैसा देते हैं, तो उनके लिए जो आरबीआई है गवर्नमेंट को असिस्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, प्रमोट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एलआईसी है, ठीक, उसके बाद ईसीजीसी है, आईएफसीआई है, एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी है, उसके बाद सिडबी है, आईडीएफसी है, एनपीसीआई है, एनएचबी है। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनको प्रमोट करता है, इनको पैसा देता है। देखिए इन जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस के मैंने नाम लिए, कंफ्यूज नहीं होना, आने वाले टाइम में इस पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी और आपको बताऊँगी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया, प्रमोट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलर एंड सुपरवाइजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। देखिए बैंकिंग सिस्टम को जो है कंट्रोल करता है, क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि हाँ देखिए हम जो भी अपने डिपॉजिट्स रखते हैं बैंक में, हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें ट्रस्ट है ना, वहाँ पे पैसा जो है हमारा सेफ है। तो हमें कैसे पता कि सेफ है, हमें पता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट डायरेक्ट तो कंट्रोल कर नहीं रही है, गवर्नमेंट जो है आरबीआई के थ्रू ही बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, ठीक, उसको सुपरवाइज कर रही है। आरबीआई सारा काम सारे बैंक्स का इंडिया में देख रहा है। तो ये क्यों करता है आरबीआई, पब्लिक के कॉन्फिडेंस को बैंकिंग सिस्टम में मेंटेन रखने के लिए करता है। डिपॉजिटर्स हैं जो, जैसे हम लोग पब्लिक है जो डिपॉजिटर है, जिनके पैसे बैंक्स में रखे हुए हैं, उनके डिपॉजिट्स को मतलब उनके पैसे को प्रोटेक्ट रखने के लिए, उनके इंटरेस्ट को, पैसे पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए ये काम कर रहा है। और कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज जो है पब्लिक को मिले, ज़्यादा महंगी ना मिले, ठीक, तो जो है उसके लिए भी काम कर रहा है आरबीआई। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स। देखिए आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स की रिजर्व्स अपने पास रखता है, इन रिजर्व से ही कमर्शियल बैंक्स जो हैं सेफ रहते हैं। आरबीआई को पता रहता है कि हाँ भी इतनी रिजर्व्स इस बैंक की आ रही हैं, इस बैंक का सिस्टम ये चल रहा है, तो ये वो जो है सेफ है। सीआरआर आपने सुना होगा, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, दोनों रिजर्व्स अपने पास रखता है, ताकि बैंक्स को जो है उसके कह सकते हैं हम, अगर बैंक नीचे आ रहा है तो उसको सपोर्ट कर सके, और बैंक जो है वैसे भी फ्यूचर में जो है सेफ रहे, इसलिए भी उसके जो है रिजर्व्स रखता है। अगला लेक्चर जो है इसके बाद, जब ये आरबीआई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मेरी एक वीडियो और आएगी आरबीआई की, जिसमें हम इसकी जो करेंसी है उसकी प्रिंटिंग कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी। मॉनेटरी पॉलिसी में हम डिस्कस करेंगे सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 10th पॉइंट है मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी। मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी का मतलब होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की अथॉरिटी है उसके पास, आरबीआई के पास। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी क्या, मॉनेटरी पॉलिसी वही है जिसमें आरबीआई बैंक से सीआरआर एसएलआर लेता है,
क्रेडिट कंट्रोल भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर ही करता है। हर 45 दिन के बाद मॉनेटरी पॉलिसी आती है। साल में जो है जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं उसमें रेट्स को कंट्रोल किया जाता है, उसमें मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, मार्केट में कितना पैसा आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, ठीक, उन सबको कंट्रोल में रखा जाता है। उसके बाद जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल रहती है, मतलब हमारे देश की इकोनॉमी कंट्रोल में रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। तो आरबीआई जो है बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करता है, कहाँ कहाँ से कौन से फैक्टर्स जो है हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही हैं, हमें कितना पैसा मार्केट में डालना है और कितना कंट्रोल करना है, क्या जो है हमें क्रेडिट रेट्स रखने हैं, क्या जो है हमें सीआरआर रखनी है, क्या जो है हमें एसएलआर रखनी है, क्या हमें रेपो रेट रखना है, क्या हमें रिवर्स रेपो रेट रखना है, इन सब की जो है स्टडी होती है, फिर जो है उसमें चेंजेस होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है लॉजिकली बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट कंट्रोलर। क्रेडिट कंट्रोलर का मतलब वही कि लोन्स को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। वही अगर लोन्स ज़्यादा आएंगे मार्केट में तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, रेट्स जो है अप आ जाएंगे। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कम करने के लिए या मनी सप्लाई को स्टेबल रखने के लिए आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट के रेट्स को कंट्रोल में रखता है। बैंकर टू द बैंक्स, ठीक, बैंक का भी बैंकर होता है, ठीक है। हमारा बैंकर कौन है? अगर मैं कहूँ मेरा अकाउंट एसबीआई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो एसबीआई क्या हुआ, मेरे लिए बैंकर हुआ, ठीक। अब एसबीआई का भी कहीं अकाउंट होगा, एसबीआई भी तो अपना पैसा डेली डिपॉजिट कराता है ना कहीं, तो वो आरबीआई के पास कराता है, ठीक। तो एसबीआई का बैंक कौन सा हुआ, बैंकर कौन सा हुआ, आरबीआई हुआ। इसलिए आरबीआई को बैंकर टू द बैंक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके अकाउंट जो हैं वो आरबीआई में हैं। नेक्स्ट चलते हैं बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट का अकाउंट भी आरबीआई में ही होता है। आरबीआई जो है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल अकाउंट्स को मेंटेन करता है, उसको असिस्ट करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है कहाँ पे कितना पैसा जो है लगाना चाहिए, ठीक। तो इसलिए बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट 14 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड कह सकते हैं हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं, मेरी जो है एक वीडियो रहेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे आने वाले टाइम में, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थोड़ा सा बता देती हूँ आपको क्या होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से लोन उठाती हैं, ठीक, और सिक्योरिटीज सेल करती हैं, सिक्योरिटीज दे देती हैं और पब्लिक से जो है पैसा ले लेती हैं। जैसे आपने सुना होगा या जिन्होंने नहीं भी सुना, ट्रेजरी बिल्स, ठीक, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। बॉन्ड्स आपने सुना होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, बॉन्ड्स को ही डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये होता है कि मेच्योरिटी डेट पहले ही बता देती हैं, ठीक। और जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स कई तरह के होते हैं, ठीक, कई बॉन्ड्स में नहीं बताई जाती मेच्योरिटी डेट, ठीक है। और जो डेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसके ऊपर पहले से ही मेंशन होती है। और ट्रेजरी बिल्स भी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो आरबीआई सेल करता है, ठीक। तो आने वाले टाइम में इस पे मैं डिटेल में एक वीडियो लेके आऊँगी। तो बेसिकली होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स दोनों सेल करती है, ठीक, सिक्योरिटीज़ दे देती है पब्लिक को और उनसे जो है पैसा ले लेती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ बॉन्ड सेल कर सकती हैं। कह सकते हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक से लोन लेती है और उनको सिक्योरिटीज़ दे देती है। सिक्योरिटी क्या होती है, एक तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक, उस पर जो है मेंशन होता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ना, टोटल सिक्योर्ड होती है, आपको कभी भी जो है इसमें लॉस नहीं हो सकता, ठीक, चाहे गवर्नमेंट जो है या बैंक्स जो हैं कितने भी घाटे में जाए, ठीक। तो जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, अभी जो है हमारी जीडीपी काफ़ी नीचे आ चुकी है, लेकिन अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो वो जो है टोटल सिक्योर्ड आपकी सिक्योरिटी है। इसमें आपको पूरा उतना ही पैसा मिलेगा जितना जो है आपका मेच्योरिटी पे आपको मिलना है, और इस पे आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है, ठीक है। चलिए 15 पॉइंट पे चलते हैं। कंट्रोलर एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए हमारे फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक।
कंट्रोलर एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि जितने भी हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक, उनको मैनेज करता है। जितनी भी जो है हमारे वहाँ से प्राइजेस पे, किन प्राइजेस पे डील होनी है, जितने भी पेमेंट्स होनी हो उनको मैनेज करता है, ठीक, रेट्स को मैनेज करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजर इसलिए इसको कहा जाता है, कंट्रोलर भी कहा जाता है क्योंकि कंट्रोल करता है, बताता है कि हाँ कब हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज करनी चाहिए, कब जो है नहीं करनी चाहिए। करेंसी भी फॉरेन की जो हम एक्सचेंज करते हैं वो भी हम बैंक से भी एक्सचेंज करते हैं, तो उनको भी जो है रेट्स के बारे में, ये भी रेट्स जो हैं डेली चेंज होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, ठीक है, तो उन चीज़ों को भी मैनेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन की करेंसी रिजर्व जो है अपने पास रखता है, ठीक। देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी बार जो है इसकी फॉरेन की करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो फॉरेन की करेंसी को अपने पास रिजर्व में रखती है गवर्नमेंट, ठीक। तो कहाँ रखती है वो? आरबीआई के पास रखती है, ठीक। कभी भी हो सकता है फॉरेन गवर्नमेंट को किसी भी करेंसी में डील करना पड़े, तो वो कहाँ से लेगी? वो आरबीआई से लेगी, ठीक। जैसे यूएस की करेंसी है डॉलर, ठीक है, डॉलर को मेंटेन रखा जाता है, यूरो को मेंटेन रखा जाता है, येन को मेंटेन रखा जाता है, तो बहुत सारी करेंसीज को जो है आरबीआई अपने पास मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल रोल। कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जितनी भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, ठीक, एनएचबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, ठीक। तो इन सबको जो है फाइनेंशियली असिस्ट करता है, और जितनी भी मतलब डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई, ये तो मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स बताई हैं, और भी बहुत सारी डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको सपोर्ट करता है कि वो जो है कैसे काम कर सकती हैं, ठीक। फाइनेंशियली तो असिस्ट करता ही है, पैसा तो देता ही है, साथ में जो है उनको कह सकते हैं हम कि एक स्टडीज़ भी उनको देता है, अपनी रिपोर्ट्स भी देता है कि आप जो है किस क्षेत्र में कैसे कार्य कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है 18 पॉइंट, पब्लिशर ऑफ मॉनेटरी डाटा एंड अदर डाटा। जितना भी हमें मॉनेटरी डाटा चाहिए होता है या किसी भी तरह का अदर इकोनॉमिक डाटा चाहिए होता है, तो वो सारा जो है वो कौन पब्लिश करता है? वो आरबीआई ही पब्लिश करता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जितनी भी स्टडी हो रही है, जितनी भी फैक्टर्स की स्टडी हो रही है, वो सारा जो है आरबीआई ही स्टडी करता है, ठीक। कौन कौन से फैक्टर्स जो है हमारे कौन से सेक्टर को कैसे इफेक्ट कर रही हैं, वो सारे जो है आरबीआई ही स्टडी करता है, और उसके बाद जो है उनको एक रिपोर्ट बनाता है और उसको फिर पब्लिश करता है, ठीक। तो ये थे हमारे फंक्शंस आरबीआई के, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो बच्चे एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी वीडियो लाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद ही वीडियो आती है। तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को लाइक करें। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके जो है आप मेरे से वो डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक। उसका जो भी आपको क्लियरेंस रहेगी मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर करूँ, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवीएस चैनल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू so much.